अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। जी, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और ऑब्वियसली एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान भी हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फुटबॉल से शुरुआत कर रहे हैं तो औरंगजेब शामिर, फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, शुरुआत करते हैं आपसे। कैसा देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप? इतनी जबरदस्त तैयारी और इतनी सारी टीमें, 48 टीम्स, हाउ एक्साइटेड आर यू? जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब। ये आपके साथ हमारा अच्छा तजुर्बा रहा है। शायद आशमी साहब भी तशरीफ फरमाए। 2014 के वर्ल्ड कप अपने साथ एनालाइज किए थे तो उस वक्त सिनारो काफी मुख्तलिफ था। 1994 में यूएसए ने वर्ल्ड कप होस्ट किया है, इससे पहले मैक्सिको ने 2 मरतबा वर्ल्ड कप होस्ट किया। आप तीन कंट्रीज वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है। 48 कर दिए गए 32 से टीमें, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है जितने भी ये कॉन्टिनेंट को नुमाइंदगी दी जाए। ये फीफा की तरफ से एक कोशिश काविश रही है। बाकी जहां तक फेवरेट की बात है, आप सबको पता है, आप माहिरीन की नजर में पुर्तगाल और फ्रांस और स्पेन की टीमें, 3 यूरोपियन टीमें फेवरेट है। और वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। पहली बार ऐसा होगा कि 3 यूरोपियन टीमें फेवरेट हैं और साउथ अमेरिकन टीमें इसके बाद जो रिस्पेक्टिवली अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन अव्वलीन जो टॉप 3 टीमें हैं, इनमें स्पेन है, पुर्तगाल है और फ्रांस की टीमें, जिसकी वजह उनकी डोमेस्टिक लीग है। और डोमेस्टिक लीग में उनके क्लब की परफॉर्मेंस में जैसे प्लेयर्स हैं, पुर्तगाल के प्लेयर्स ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कैंसेलो और विटीना जैसे खिलाड़ी जो है पुर्तगाल की टीम का हिस्सा है, जो कि पीएसजी ने जो फाइनल जीता था यूएफए चैंपियन लीग में, उसमें बेहतर खिलाड़ी पुर्तगाल की तरफ से खेल रहे हैं और फ्रांस की तरफ से खेल रहे हैं। तो क्लब फुटबॉल बहुत मायने रखता है दुनिया फुटबॉल में, और ये खिलाड़ी सारे क्लब फुटबॉल को, क्लब परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करेंगे डेफिनेटली वर्ल्ड कप में। तो उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल टीम को जाएगा, जिसका चेहरा जो है टीम को, जिसमें क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। तो जर्मनी की टीम की अगर बात करते हैं, बड़ी टीमों में शुमार है, लेकिन राउंड ऑफ 16 से आगे आने की तवक्कुआत नहीं है। इसी तरह ब्राजील के बारे में कोई खास एनालिसिस नहीं है। ब्राजील की टीम अगर क्वालिफाई कर सकती तो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन बेहतर जो राय है मेरे ख्याल में पुर्तगाल की टीम और फ्रांस और स्पेन की टीमों की तरफ। बिल्कुल ठीक है। औरंगजेब साथ ही रहिएगा। शाहिद साहब, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जिस तरह के सुपरस्टार पावर इस वक्त फ्रांस में है, एम्बापे अपनी पीक पे हैं, वो टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त नजर आता है। स्पेन की परफॉर्मेंस और उनका टैलेंट अगर देखें, और सही कहा, बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि वो टीमें अच्छा कर रही हैं जिनकी क्लब फुटबॉल अच्छा कर रही है, तो इससे बड़ा फायदा हो रहा है। जाहिर है एक बहुत बड़ा इवेंट है, यूरोप की डोमिनेशन है, साथ साथ साउथ अमेरिका भी है। साउथ अमेरिका की टीमें थोड़ा सा पीछे चली गई, लेकिन अर्जेंटीना अभी भी फेवरेट है। ब्राजील जो कलर लेके आती है ना, चाहे वो ना पहुंचे सेमीफाइनल या फाइनल में, लेकिन वो जो कलर, उनके जो शायकीन कलर प्रोड्यूस करते हैं ना ग्राउंड्स में जाके, वो बड़ा जबरदस्त होता है। और चूंकि उन्हीं के इलाकों में हो रहा है, तो ब्राजील वाले ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगे। कतर आने में उनको फिर भी काफी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी कतर में थे। अर्जेंटीना की टीम है, फ्रांस की टीम है, स्पेन है, और मुझे तो लग रहा है इस दफा पुर्तगाल की टीम भी बहुत आगे जाएगी, और जाना भी चाहिए पुर्तगाल को, इसलिए कि पुर्तगाल न सिर्फ रोनाल्डो पे, बल्कि रोनाल्डो के अलावा भी उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, बर्नार्डो सिल्वा है, कॉन्सियाको है, 3-4 उनके, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, तो ये 3-4 प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और पुर्तगाल की विश भी होगी कि उसको जो अलविदा करें रोनाल्डो को, वो वर्ल्ड कप के साथ। बिल्कुल सही है। औरंगजेब, हमारे यहाँ देखा है पाकिस्तान में और खासतौर पे लियारी में जो सपोर्ट है वो ज्यादा ब्राजील को मिलती है, लेकिन ब्राजील का कुछ अरसे से वो ना टैलेंट उस तरह का प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ना वैसी उनको विक्ट्रीज मिल पा रही हैं। देखिए नजीम साहब, मैं आपको बताता चलूं, आपको पता है आप भी होस्ट करते हुए आ रहे हैं वर्ल्ड कप को। ब्राजील 2022 की जो स्क्वाड से ब्राजील का वर्ल्ड कप था, वो टाइम था ब्राजील के पास, अच्छा टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रोएशिया के सामने अनलकी रहे और लास्ट में इंजरी टाइम में उन्होंने गोल कंसीड किया और पेनल्टी किक पर जो है वो क्वार्टर फाइनल हार गए, वो मैच हार गए। उसके बाद मुझसे नेमार भी पीक पर थे, अब नेमार भी पीक पर पे नहीं है। अब एक यंग स्क्वाड है, लेकिन 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। आपको पता है ये अरसे दराज से हम देखते हुए आ रहे हैं, जो जिस कंट्री की टीम है उसका वहां के लोकल कोच होते हैं। जैसे ब्राजील का अपना लोकल कोच हुआ करता था, इस टीम में पहली बार इस हो रहा है कार्लो एंचेलोटी जैसे कोच को तैनात किया गया है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग, इटालियन सीरिया और ला लीगा।
اس کے علاوہ وہ اٹالین مینیجر ہے, پہلی بار جو ہے وہ برازیل کی ٹیم کو جو ہے کوچ کریں گے. اس کے علاوہ انگلینڈ کی ٹیم کا کوچ کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے گوون ایرکسن رہ چکے 2002 کے ورلڈ کپ میں, اور اس وقت وہ گولڈن چیمپئن تھا. لیکن انگلش ٹیم کے متعلق یہی بات کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسکواڈ اچھا ہوتا ہے, کوچنگ کا شعبہ, وہ کوچنگ اسکل جو صلاحیت وہ نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے وہ آگے آ نہیں پاتے. اس مرتبہ انہوں نے آپ کے سامنے جو جرمن کوچ تعینات کیا ہوا ہے تومس ٹوشل, ان کو کافی ایک مہارت حاصل ہے, اور یہ چیلسی کی طرف سے بھی کوچنگ کر چکے ہیں, بوروسیا ڈورٹمنڈ بھی کوچنگ کر چکے ہیں, اور ینگ اسکواڈ ہے. شاید انگلینڈ کی ٹیم اس ورلڈ کپ میں بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اورنگزیب ہمارے ساتھ تھے اور اپنی ایک شیئر کر رہے تھے. ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں ایک تو آبویسلی ہائپ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ بہت بڑا ہے, ٹیمیں بہت ساری ہیں, اور سب کو انتظار رہتا ہے 4 سال بعد اس ایونٹ کا. لیکن ورلڈ کپ سے پہلے ذرا کنٹروورسیز تھوڑی زیادہ بن گئی ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ صومالیہ کے ریفری کو جو ہے وہ داخلے کی اجازت نہ مل سکی, اور ایرانی شائقین کے ورلڈ کپ کی ٹکٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں. نے ورلڈ کپ ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز دیکھی اور کچھ کنٹروورسیز بھی اس میں شامل ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فٹ بال اینالسٹ علی طیب نے. علی اس ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ ہوں گے, اسپورٹس روم کا حصہ ہوں گے. علی, مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل بنتا جا رہا ہے, فینس کو ٹکٹس نہیں مل رہی, ویزا میں بڑا ڈیلے ہوا ہے, بہت ساری فٹ بال ٹیمز کو بڑا انتظار کرنا پڑا, کچھ پلیئرز کو جو ہے وہ انٹری ملنے میں بڑی دیر لگی. یہ سب جو ہے وہ تھوڑا سا مزہ خراب نہیں کر رہا ہے ایونٹ شروع ہونے سے پہلے؟ آپ السلام علیکم نجیب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں جس طرح فیفا نے یہ پورا ری شیپ کیا ہے, جہاں پہ آپ بول رہے تھے کہ 32 کی جگہ 48 ٹیمز کی, 64 میچز کی جگہ 102 میچز ہوں گے, تو دا اکنامکس آف دا انٹائر ایونٹ جو ہے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اٹریکشن بھی کریٹ ہو اور ریونیو جنریشن بھی ہو. لیکن آپ نے جیسے کہ ابھی اپنی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ ٹورسٹ کے ویزاز, اور سو مچ سو کہ صومالین ریفری تو اب ایک وہ بڑا ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹیمیں انکلوڈنگ ایران کی ٹیم بھی جو ہے, جس کے ٹیم کے ساتھ ظاہر صرف اسپورٹ تو نہیں ہوتی, میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے کوچز ہوتے ہیں, ان کے بھی جو ہے ویزاز جو ہیں وہ بالکل رد کر دیے نا, آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیے ہیں. تو اور ایران کو بھی جو انہوں نے الاؤ کیا ہے وہ صرف میچ ڈیز پہ الاؤ کیا ہے, وچ مینس کہ ونس دے پلے دا میچ دے ہیو ٹو گو ٹو سم ادر کنٹری اینڈ دین آن دا ڈے آف دا میچ دے ول ہیو ٹو کم بیک ٹو پلے دا میچ. اس طرح کا جو ہے ابھی وہ سیناریو ہے, دے ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹے ڈیورنگ دیئر انٹائر جتنی بھی ان کی کیمپین چلتی ہے. تو یہ بالکل آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہ تو بالکل ہی ٹورنامنٹ کا مزہ خراب کرے گا. پھر شائقین بھی جو ہے, بہت سے لوگوں نے اپنی کینسلیشنز کی ہیں کہ لوگ ظاہر ہے ایز اے لیجر اور پلیجر لیتے ہیں, کسی کو انکنوینئنس تو چاہیے نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ چیز تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی آن اے ٹورسٹ لیول اینڈ آن اے. ٹھیک ہے, اسی پہ شاہد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہی جو بات ابھی علی کر رہے ہیں اس پہ اب انڈیپینڈنٹ اخبار جو برطانیہ کا نیوز پیپر ہے اس میں یہ آیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اسٹیڈیم خالی نہ رہ جائیں, 1,80,000 ٹکٹس جو ہے وہ کینسل ہو گئی, اب دوبارہ سے ان کی سیل ہوگی. ٹکٹ کی پرائسنگ بھی بہت زیادہ ہے, زیادہ پیسوں کے ٹکٹ ہیں, اور پھر ایرانی شائقین کو آپ دور کر رہے ہیں, ایرانی بیک روم اسٹاف کو آپ نے ویزاز نہیں دیے, جس دن ان کا میچ ہوگا اسی دن ان کو فلائٹ لے کے اور شام کو میچ کھیل کر واپس جانا ہے. کتنا مطلب کمبرسم, کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ اسی دن جائیں اسی دن واپس چلے جائیں. اگر راؤنڈ آف 16 میں جائیں گے تو پھر تو انہیں امریکہ میں ہی رہنا پڑے گا, اس لیے کہ وہاں سے تو پھر میچز سارے وہاں پہ ہیں. تو ایران, اللہ کرے ایران اچھا کھیلے اور اس کا اس طرح جواب دے. لیکن فیفا بھی بالکل ICC بنا ہوا ہے کہ فیفا نے کہا کہ نہیں, جیسے ICC کہتا ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ایسے ہی فیفا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ملکوں کا معاملہ ہے, امریکہ کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کو ویزا دے یا نہ دے. ایبسرڈ, یہ بالکل بہت عجیب سی بات ہے کہ ایونٹ اس طرح سے تھوڑی چلتے ہیں. کروا رہی تھی, امریکہ کو دیا ہے ورلڈ کپ, تو امریکہ کو یہ پابند کرتے کہ وہ سب ملکوں کو برابر ویزا دیں گے, برابر ان کے پلیئرز کو, بیک روم اسٹاف کو ویزا دیں گے. اب آپ دیکھیں نا, ریفری کو نہ ویزا ملنا, یہ پلیئرز اور فینس تو بہت دور کی بات ہے. ابھی آپ اور ایک وہ ہسٹری میکنگ ریفری ہے, وہ بیچارہ واپس گیا تو اس کو گھر میں اس کے لوگوں نے اٹھا لیا کہ بھئی چلے اچھا ہوا تو نہیں گیا, لیکن اس کے لیے ایک ریکارڈ تھا کہ ایک بہت بڑا پریسٹیج ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ میں جا کے ریفرینگ کریں. ہم اس پہ ڈیٹیل میں تو بات کریں گے علی, لیکن فی الحال آپ سے آخری سوال یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی اس وقت ابھی کی سچویشن دیکھتے ہوئے, تھوڑے بہت وارم اپس دیکھنے کے بعد بھی, کون سی ٹیم فیوریٹ نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں, آبویسلی ابھی میں سن رہا تھا فرانس کو, اسپین کو آبویسلی کافی وہ کیا جا رہا ہے, لیکن میں یہاں انگلینڈ کو بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں کروں گا
इंग्लैंड इज अ डिफरेंट एनिमल अंडर टॉमस टुकल. ठीक है, वो एक जर्मन कोच है, बहुत मेटिकुलस कोच है. उसने एक मीडियोकर चेल्सी टीम के साथ 2021 में चैंपियंस लीग जीती. तो और ही इज अ कप कोच, जिसको बोलते हैं ना, लीग में वो इतना वो नहीं करता, लेकिन जो ये कप टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जिसमें आपने ऑन अ गिवन नंबर ऑफ डेज परफॉर्म करना होता है एनी गिवन डे, तो उस हिसाब से. और अगर आप इंग्लैंड की स्क्वाड देखें, जिसमें मतलब इट्स अ वेरी फॉर्मिडेबल स्क्वाड. पहले वो जो लैम्पार्ड, जेरार्ड, स्कोल्स वाली जनरेशन थी, अब नहीं है. स्क्वाड में डेप्थ बहुत है कि अगर आप बकायो सैक्टा नहीं खेलेगा तो उसी की लेवल का बंदा नोनी मेडुएके आ जाता है. ठीक है, देन यू यंग प्लेयर्स हैं, देन यू गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ हैरी केन. तो आई फील कि इंग्लैंड इस दफा विल हैव अ ह्यूज से इन द आउटकम ऑफ दिस टूर्नामेंट. तो मैं इंग्लैंड को अलॉन्ग साइड फ्रांस एंड स्पेन नहीं डिस्काउंट कर सकता. ठीक है. पोर्टुगल की जहां तक बात है, पोर्टुगल की रिलायंस जो है वो जाहिर है वो अपने एक 40-year-old क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो करते हैं. बर्नार्डो सिल्वा भी 32-33 का हो गया है, और ब्रूनो फर्नांडिस मतलब आप कह रहे हैं कि पोर्चुगल के थोड़े एजिंग सुपरस्टार्स हैं, और साथ साथ जहां इन टीमों की बात हो रही है, इंग्लैंड को भी हाई रेट करना चाहिए. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ के हवाले से ये सेगमेंट था. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और क्रिकेट की बात होगी. कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. Glad to have you back once again to Sports Room. और पीसीबी ने एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे और सरप्राइजिंगली अब्दुल समद नायब कप्तान के फराइज अंजाम देंगे. मैचेस जो है वो 24 सितंबर से जापान में खेले जाएंगे. जी, तो स्क्वाड हमारे सामने है शाहिद साहब, और इसमें वही जो कल भी सवाल था क्या डिस्कार्ड कर दिया है कामरान गुलाम को, और इसको देख के बैटिंग ऑर्डर में आपके मिडिल ऑर्डर का वो मसला तो वैसा का वैसा ही है. यानी आपके फिर सारे एक डिमेंशनल प्लेयर्स हैं ना ज्यादातर. चूंकि अब ये एशियन गेम्स में भी माइक हैसन जाएंगे, कोच वो होंगे, तो उनकी ज्यादा सुनी जा रही है. और मिडिल ऑर्डर जाहिर है वीक है. कामरान गुलाम नेशनल T20 में 268 रन 4 इनिंग्स में, एक इनिंग्स में नॉट आउट, यानी 268 का एवरेज. उसके बाद भी वो अगर टीम में नहीं आ सकता तो फिर नेशनल T20 खत्म कर दें. 16 विकेटें उसामा मीर की, अगर वो 16 विकेटों पे नहीं आता तो नेशनल T20 मत कराया करें ना. फिर अव्वल तो नेशनल T20 वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था, बाद में शुरू हुआ. फाइनल उसका बड़ी देर में हुआ. अब आप उसके 2 टॉप परफॉर्मर, कम से कम 2 टॉप बैट्समैन आपने लिए. हसन नवाज लिया, बिल्कुल ठीक किया. लेकिन कामरान गुलाम या तो सिलेक्शन कमेटी आके बता दे कि नहीं जी कामरान गुलाम 50 साल के हो गए, इसलिए हमें उन्हें नहीं लेना, इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं खेलते इसलिए नहीं लेना. सिलेक्शन कमेटी आए ना, आके बताए, या एक प्रेस रिलीज में 3-4 लाइनें लिख दें कि जी कामरान गुलाम वॉज कंसीडर्ड बट वी थॉट दैट हसन नवाज इज बेटर देन कामरान गुलाम. ओके, ठीक है. लेकिन एक आदमी ने जिसने नेशनल T20 में इतने रन बनाए, वो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन का रिकॉर्ड होल्डर है. बिल्कुल, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन, आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया. फिर अगर हुनैन शाह अनफिट नहीं है तो हुनैन शाह की PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो क्यों नहीं है इस टीम में. चले, आपने एक अच्छा वो लिया कि आप साहबजादा फरहान को कप्तान बना रहे हैं, वो भी सीखेगा कप्तानी में. उसको अपना माइंड और अपना जो टेम्परामेंट को कंट्रोल करना होगा, उसको सीखना होगा कि आगे जाके पाकिस्तान के पास कप्तानी के 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए. इसीलिए शायद शादाब को नहीं बनाया. शादाब की बातें सुनने में आ रही हैं कि वो नेशनल टीम का, नेशनल T20 टीम का आ रही है ये बातें सुनने में? वैसे मजबूत है, इसलिए वो अभी जिस तरह से वो आया टीम में, उसने परफॉर्म तो किया, तो अब वो परफॉर्म करके अब वो माइक हैसन वाली रूट पे चल पड़ा. उसी माइक हैसन को आप देखें कि हैदर अली की क्या परफॉर्मेंस है कि आपने हैदर अली को सिलेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि माइक हैसन को पसंद है या वो एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज से खेलता है. 103 रन 7 मैचों में PSL के, हाईएस्ट 31. नेशनल T20 में 3 मैच खेले, 77 रन, 65 हाईएस्ट, बाकी 2 में फ्लॉप. मतलब यही तो आप वो एक अच्छा खिलाड़ी था. ऑन एंड ऑफ द फील्ड वो बड़ा प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ. लेकिन आप फिर जब आप ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं करते ना किसी भी 1-2 सिलेक्शन की, तो फिर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. फास्ट बॉलिंग मुझे सही लगा कि अली रजा, आकिब जावेद, इन सबको मौका मिल रहा है. अगर हुनैन शाह अनफिट नहीं है तो हुनैन शाह उसकी सिलेक्शन बनती थी. ठीक है, देखते हैं. अभी तो जाहिर है इसमें वक्त है, तो पता चल ही जाएगा. इंडिया ने तो बड़ा स्ट्रांग स्क्वाड किया है, इसलिए कि वो कहते हैं हम किसी भी लेवल पे, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो सैफ गेम्स हो, हम पाकिस्तान से नहीं हारना चाहते. हाँ, किसी भी लेवल पे वो, मतलब वो पाकिस्तान की टीम अच्छा हो जाए. अच्छे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 1-2 तहफुजात हैं, लेकिन अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है, जाए
اور اپنے آپ کو وہاں پہ شو کریں. مینٹلی ہم ذرا زیادہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, ورنہ اس فارمیٹ میں ہم ہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, شاہد ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.